गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार अंग्रेज आदिवासी लोगों को लगान की जो प्रक्रिया थी उसमें किस तरह उन्होंने शोषण करना शुरू किया और किस तरह उनकी जमीनों को, उनकी जंगलों को, उनके रहने के जो निवास स्थान थे उनसे उनको बेघर किया जाने लगा और मजबूरन जो आदिवासी थे वो लोग या तो सेठ, साहूकारों, महाजनों के यहाँ काम करने को मजबूर हो गए, या तो अपनी जमीन बेचकर कर्ज माफ करके उनको वो शहर छोड़कर जाना पड़ा। बहुत सारे जो मजदूर थे, वर्ग थे, आदिवासी थे, वो आपको बिहार के क्षेत्रों में कोयला खदानों में काम करने के लिए मजबूर हो गए। बहुत सारे जो मजदूर थे वो बंधुआ मजदूरी करने लगे। तो स्थिति ऐसी थी कि इनमें कहीं ना कहीं एक विद्रोह की भावना जगने लगी और उस विद्रोह ने एक बड़े संगठित विद्रोह का रूप लेना शुरू कर दिया। इसमें हम देखते हैं 19वीं शताब्दी के लगभग, यानी 19वीं शताब्दी के लगभग में भारत के लगभग सभी इलाकों में आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। 19वीं शताब्दी में उन गैर और उनके सहयोगी आदिवासियों जो थे उनकी घुसपैठ के खिलाफ उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। यानी आदिवासी जो थे उन्होंने अपने में जिन गैर आदिवासी जो घुसपैठ किए थे या जो बिचौलिए थे या जो अंग्रेजी सरकार के अधिकारियों थे उनके खिलाफ उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया भारत के लगभग सभी आदिवासी क्षेत्रों में 19वीं शताब्दी में। जिसमें भारत में सबसे बड़ी जाति जो थी वो भील जाति थी। भारत की सबसे बड़ी जाति जो आदिवासी जाति थी वो भील जाति की थी। ये गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, त्रिपुरा आदि क्षेत्रों में ये भील जाति पाए जाते थे और पूरे भारत में आदिवासियों में सबसे अधिक संख्या भील जाति की आदिवासियों की थी। इन्होंने महाजनों, साहूकारों के जो शोषण थे उनके खिलाफ विरोध करके और उनके नियमों को मानना बंद कर दिया और उनके खिलाफ ये लोग विद्रोह करने लगे, विरोध करने लगे। गोंडवाना जिले में, यानी गोंडवाना के लोग, गोंड लोग अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए, अपने सामान की उचित माल के लिए उन्होंने कई तरह के ठेकेदारों और बिचौलियों के खिलाफ उन्होंने विरोध कर दिया। उनके शोषण के खिलाफ उन्होंने विरोध किया गोंडवाना के गोंड लोगों ने। और धीरे धीरे ये विद्रोह उत्तर पूर्व भारत में कुछ अलग ही रूप में लेने लगा। यानी उत्तर पूर्व में ये विद्रोह कुछ अलग ही लेने लगा। क्योंकि उत्तर पूर्व में यहाँ के बहुत संख्या में आदिवासी अफीम की खेती करते थे और अफीम पे जो फायदा होता था उस फायदे को देखकर अंग्रेजों का मन भी इस तरफ हुआ, उनका रुख इस तरफ हुआ कि इस चीज को अपनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जाए। इसके लिए उन्होंने उनको भी शोषण करना शुरू किया, लेकिन वहां भी ये विरोध की भावना जगने लगी और विद्रोह होने लगी। लेकिन सबसे अधिक विद्रोह, सबसे बड़ा विद्रोह उस समय का बिहार का संथाल परगना और छोटा नागपुर में हुआ था। क्योंकि इसमें जो विद्रोह की जो भावना थी, विद्रोह की जो ज्वाला थी वो धीरे धीरे धड़क रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, उनके अधिकारियों के शोषणों के खिलाफ, ठेकेदार, साहूकारों और महाजनों के खिलाफ वो धड़क रही थी। और इसलिए ईसाई और उसके बाद ईसाई मिशनरियों ने भी इनके अंदर घुसपैठ किया था धर्म परिवर्तन को लेकर। तो वो भी एक भावना इनके मन में उबल रही थी, धड़क रही थी और यही कारण था कि सबसे बड़ा विद्रोह बिहार के संथाल परगना और छोटा नागपुर में हुआ। क्योंकि ये भी आपको बिचौलिए और ठेकेदारों के शिकार थे और इस शिकार के कारण, उनके शोषण के कारण ही इन्होंने विद्रोह करना शुरू किया। इसमें आपको एक शब्द है दीकू। ये दीकू गैर आदिवासियों के लिए कहा जाता है। यानी जो आदिवासी नहीं है उनको ये दीकू कहा जाता है। यानी वैसे आदिवासी जो आदिवासियों में घुसपैठ करके रह रहे हैं या उस तरह से उनका बिचौलिए का काम कर रहे हैं, वो लोग दीकू कहलाते थे, जो गैर आदिवासी थे। यानी जो आदिवासी नहीं थे लेकिन आदिवासी के बीच में रहते थे। और ये लोग जो थे वो अंग्रेजी सरकार या अधिकारी और बिचौलिए के बीच का ये काम करते थे। यानी व्यापारी एवं बिचौलिए के काम करते थे। या तो व्यापारी थे नहीं तो बिचौलिए थे, बीच का अंग्रेजी सरकार और बीच का जो दलाल का या ब्रोकर थे वो करते थे, नहीं तो व्यापारी ये कहे जाते थे जो आदिवासी क्षेत्रों में रहते थे, इन्हें हम दीकू कहा जाता था।
हालांकि आरंभ में इन आदिवासियों ने अपने अपने नेता के नेतृत्व में रकम जो देना था लगान का वो तो बंद कर दिया और उनको जो भी महाजनों के सेठ साहूकारों के जो भी नियम थे उसको मानना बंद कर दिया। परंतु जब गैर आदिवासियों के पक्ष में अंग्रेजी सरकार अपनी सेना के लिए खड़ी हो गई, जो गैर आदिवासी थे उनके खिलाफ जब अंग्रेजी सेना खड़ी हो गई तो ये लोग भी आदिवासी उन गैर आदिवासियों के साथ अपने अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो गए और उनके साथ लड़ना भी शुरू किया। तत्कालीन बिहार के संताल विद्रोह, मुंडा विद्रोह और ताना भगत आंदोलन ने आदिवासियों के जो जमीन छीनने का सिलसिला था उसको समाप्त कर दिया। यानी उस समय तत्कालीन बिहार के जो मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह और जो ताना भगत विद्रोह था, उस आंदोलन ने जो जमीन छीनने का सिलसिला था आदिवासियों का अंग्रेजों के लिए, वो सिलसिला खत्म कर दिया और उनको संरक्षण देने का एक मार्ग शुरू हुआ। यानी अंग्रेजों ने ये बात माना कि आदिवासियों को संरक्षण देना है इस विद्रोह के कारण। और उत्तर पूर्व भारत में भी आपको खसिया, गारो एवं नागा जनजातियों ने भी विद्रोह किया और बहुत बृहत मात्रा में विद्रोह किया। क्यों? क्योंकि ये सारे विद्रोह एक संगठित विद्रोह थे, यानी संगठन बनाकर ये विद्रोह किया गया था, इसीलिए ये विद्रोह सफल हुए थे। तो इस तरह हमने देखा कि कौन कौन से विद्रोह हुए भारत में। 19वीं शताब्दी में लगभग चारों तरफ आदिवासियों के विद्रोह हुए। आगे के वीडियो में हम अलग अलग विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, बिहार में विद्रोह और भी सारे विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे कि उसके नेता कौन थे, कब हुआ था, ये सब सारी बातें हम आपको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।